इंजीनियर रशीद का श्रीनगर में मार्च। लेकिन अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से जो LOC के उस तरफ यानी पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लोग हैं, नौजवान हैं, वो वापस कश्मीर आना चाहते थे और कुछ ही वक्त के लिए कुछ मामलात व वाक़ात के लिए उन्हें LOC की तरफ से आने से दुश्वारियाँ होती थी। वापस वादी कश्मीर अपने घर आना चाहते थे तो नेपाल का रास्ता इख्तियार करते थे। कुछ लोग आए भी, लेकिन अब नेपाल के रास्ते पर भी बवाल शुरू हो चुका है और नेपाल के रास्ते को जवाज़ फराम करने से इनकार करते हुए मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला हंसराज गंगा ने आज बताया कि फ़िलहाल मरकज़ के पास ऐसा कोई मंसूबा नहीं है जिसके तहत नेपाल के रास्ते को कानूनी राहदारी करार दिया जाए। ये बात अपने नाज़रीन को याद ही होगा कि रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हालिया दिनों वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह के साथ श्रीनगर में मीटिंग के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और उन्हें ये गुजारिश की थी कि एतमाद साजी को बहाल करने के लिए फ़िलहाल इस तरह के मामलात, इस तरह के रास्ते को खोला जाए ताकि वो नौजवान जो सरहद के उस तरफ यानी पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हैं वो वापस आएँ, उनकी बाज़ाबातकारी हो सके। लेकिन अब ये सवाल उठा है। लेकिन अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में एजेंडा ऑफ अलायंस पर भी बात हो रही है। एजेंडा ऑफ अलायंस और उस पर बनी अब की सरकार, दो यानी PDP और BJP के दरमियान जो बातें हुई, जो मुहादे हुए और जिन पर सरकार वजूद में आई, उसको एजेंडा ऑफ अलायंस कहा जाता है। और इस एजेंडा ऑफ अलायंस के हवाले से अब सवालात नहीं बल्कि अब मामलात उठ रहे हैं और लोगों का मानना है कि PDP और BJP के दरमियान जो एजेंडा ऑफ अलायंस है उसको ज़मीनी सतह पे अमलाने की ज़रूरत है। और इसी हवाले से आज श्रीनगर में इजलास भी मुनक्कद हुआ और इसकी सदारत भाजपा के सीनियर लीडर और रियासत के नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने की। इजलास में PDP की तरफ से अब्दुर्रहमान वीरी और डॉक्टर हसीब द्राबू ने शिरकत की, जबकि भाजपा की तरफ से एज़ यूजुअल डिप्टी CM तो थे ही डॉक्टर निर्मल सिंह, उनके साथ साथ चौधरी लाल सिंह भी मौजूद रहे। और एजेंडा ऑफ अलायंस में जो सब कमेटी है उसकी कारकर्दगी पर तफसील बहस की गई और रियासत के चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा को इस मीटिंग में हिदायत दिए गए कि वो एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार करें और सब कमेटी की ये रिपोर्ट जो है ये अगस्त के आखिरी हफ्ते में सरकार के सामने पेश करें। एजेंडा ऑफ अलायंस और बड़ी उम्मीदें हैं एजेंडा ऑफ अलायंस से। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एजेंडा ऑफ अलायंस में पावर प्रोजेक्ट्स की वापसी का मुद्दा भी है और जाहिर सी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर को पावर प्रोजेक्ट्स वापस मिल सकते हैं तो बड़ा मामला जो है कश्मीर का वो सुलझ सकता है। पावर जो है, पावर की कटौती है, कमी है और बहुत लोग इस हवाले से परेशानी का इज़हार भी करते हैं कि हमारी बिजली और हमें नहीं मिलती और एजेंडा ऑफ अलायंस में कहते हैं कि बिजली प्रोजेक्टों की वापसी भी है। और अगर एजेंडा ऑफ अलायंस पे काम होता है, उसकी सब कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाया जाता है तो शायद कुछ बात बन पाएगी। एजेंडा ऑफ अलायंस की रिपोर्ट लेकर रियासत में महकमा अमूर सार्फिन और अमूर सार्फिन की कारकर्दगी हालिया दिनों में काफ़ी अरूज पर रही है। अमूर सार्फिन के साथ साथ महकमे सेहत की कारकर्दगी पर भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता है। और जिस तरह आपकी बार इन लोगों ने अपने आप को मनवाया डिज़ास्टर में, जिस तरह लोगों की खिदमत की, घर घर अमूर सार्फिन महकमे ने राशन पहुँचाई और घर घर डॉक्टरों ने इलाज किया, जिस तरह से सूरत में अपने आप को वक़्फ़ रखा, उसके लिए हैट्स ऑफ कहा जा सकता है। और इसी महकमे की आज श्रीनगर में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग की सदारत अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के वज़ीर चौधरी जुल्फ़कार अली ने की। आला सतही इजलास और आला सतही इजलास में कंज्यूमर कोर्ट्स का क़याम का मुद्दा ज़ेर बहस आया और कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से बताया गया कि रियासती आवाम को, सार्फिन को ख़ास तौर पे मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है और कंज्यूमर कोर्ट्स न होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब ये फैसला लिया गया कि हो सके तो हर ज़िले में कंज्यूमर कोर्ट को तैनात बनाया जाए, वहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट के जो मुद्दे हैं वो खड़े किए जाएं। लेकिन नाज़रीन, ये तो श्रीनगर का मामला था, वादी कश्मीर का मामला, लेकिन सरहद उस पार यानी पाकिस्तान में आज एक बड़ा मामला याद होगा आपको, सार्क कॉन्फ्रेंस, वज़राए दाखिला की सार्क कॉन्फ्रेंस। और 2 दिन की सार्क कॉन्फ्रेंस में कई मामलात भी थे और इन मामलात में राजनाथ सिंह आज पाकिस्तान गए थे। लेकिन हालात वाक़ात जिस तरह पहले से लग रहा था कि राजनाथ सिंह जो पाकिस्तान जाएंगे वहाँ के मामलात को देखेंगे, जम्मू कश्मीर पर हो सकता है, कहा जाता था यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बात होती है तो कश्मीर और टेररिज्म 2 चीज़ों पे ज़रूरी बात होती है। और अब भी ये था कि 2 चीज़ों पे यानी दहशतगर्दी और टेररिज्म पे बात थी। और राजनाथ सिंह जब पाकिस्तान गए, कल की बात है, कल जो कुछ भी हुआ वो कल की बात, लेकिन आज
कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत से मुद्दे हुए। टेररिज्म पे बयान आया वज़ीर दाखिला का राजनाथ सिंह का, और टेररिज्म के साथ साथ जो बयान कई तरह के आए हैं उनमें ये भी है कि किसी भी दहशतगर्द को सरपरस्ती कोई भी मुल्क न दे। बकौल राजनाथ सिंह से अगर दहशतगर्द एक मुल्क के लिए दहशतगर्द है तो दूसरे मुल्क के लिए भी दहशतगर्दी होना चाहिए, कोई मुल्क उसे शहीद का दर्जा दे ये नहीं होना चाहिए। ये राजनाथ सिंह का बयान। और सार्क कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भी अपनी बात रखी, अपने मामला रखे, लेकिन सार्क कॉन्फ्रेंस में अब की बार सरद मोहरी जो है हिंद और पाक के दरमियान साफ दिखाई दे रही थी। सार्क इजलास में जब वज़ीर दाखिला गए, एज यूजुअल पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी वहाँ मौजूद थे, सब मुसाफा होता है, एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन आई टू आई जो कंटैक्ट्स होते हैं वो देखे नहीं जा रहे थे। मुसाफे के दौरान जो खुशी होती है जो वो नहीं देखी जा रही थी। और जहाँ तक पाकिस्तान में राजनाथ सिंह अपने दौरे के दौरान जो वापस अब भी अब आ चुके हैं, किसी बड़ी शख्स से बात नहीं की, तो साफ जाहिर है उम्मीदें थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो 1-to-1 मुलाकात करेंगे और उस दौरान जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी बात होगी। दोनों जो मुल्क है अपने अपना पक्ष रखेंगे और कहीं न कहीं यक पे गलता हुआ नजर आएगा। लेकिन सार्क कॉन्फ्रेंस जो वज़ीर दाखिला कॉन्फ्रेंस में थी उसमें वो कुछ नहीं हुआ। ताहम पाकिस्तान के चौधरी निसार अली जो वज़ीर दाखिला है उनका तरफ से जो बयान आया शाम गए, उनमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का मामला 60 साल मामला है, दोनों मुल्कों को बहुत पिसना पड़ा है इस मामले की वजह से, अब ये सुलझाने की ज़रूरत है। और ये मामला पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में आज दिन की बात। लेकिन इधर हज और अवकाफ का मामला, हज की फ़्लाइट्स 10 तारीख से श्रीनगर के बिमना सेंट जो हज हाउस है वहाँ से शुरू होंगी। रोज़ाना 2 फ़्लाइट श्रीनगर से उड़ेंगी और ये जेदा शरीफ के लिए रवाना होंगी। लेकिन आज इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए यहाँ हज और अवकाफ के वज़ीर भी गए हुए थे और यहाँ पे हमारी टीम भी गई थी, हमने भी सूरत हाल देखी। वो सूरत हाल में एक चीज़ साफ नज़र आई, साल 2014 में सैलाब जो आया है उसकी भरपाई अब तक नहीं हो चुकी है। हज हाउस पे पूरा सैलाब आया था और तब हज हाउस तकरीबन डूब गया था, लेकिन आज भी उसके नज़ारे दूर से ही नज़र आ रहे हैं। और जब हमने ये पीरज़ादा फारूक अहमद इंद्राबी जो हज और अवकाफ के वज़ीर भी, उनसे पूछा कि खंडरात के निशान कैसे, तो उन्होंने बताया कि अभी तक पैसे वागुजार नहीं हुए हैं। और जिन्हें हम कहते हैं कि यहाँ पे फ्लड पैकेज मिला था, उस फ्लड पैकेज के लिए हज हाउस के लिए अभी तक पैसे वागुजार नहीं हुए हैं। तो हम उन्हें उम्मीद का इज़हार किया कि आगे इंशाअल्लाह ठीक होगा। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सन एजाज के साथ। चलते चलते आपको ये भी बता चलें कि आपाशी के वज़ीर शाम चौधरी ने आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में अफसरान की एक मीटिंग तलब की, जिसमें महकमे PHE के अफसरान ने भी शिरकत की। वज़ीर ने मीटिंग के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि वो शहर में पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने की खातिर हर मुमकिन इक़दामात उठाएँ ताकि मौजूदा सरकार, उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा सरकार लोगों को बुनियादी सहूलियात बहम रखने को अवलीन तरजीह दे रही है। आपने जहाँ बुलाया था क्योंकि जो काफ़ी हमारे इशू जो पेंडिंग थे उस इशू के लिए कि जो सेटल हो जाएं, और उसके लिए ख़ासकर हमारे कुछ डेली वेजेज जिसका बेजेज का मसला है वो काफ़ी देर से चल रहा है, उसके लिए भी यहाँ बात की और ताकि इसको भी कहीं सेटल किया जाए कि डेली वेजेज को जो बेजेज है वो मिल जाए। उसके साथ ही बाकी कुछ हमारे जिसकी प्रमोशन का मसला है और उसके साथ ही कुछ हमारी वेकेंट पोस्ट पड़ी है और उस वेकेंट पोस्ट को भी फिल किया जाए ताकि जो काम हमारा सफ़र होता है सफ़र ना हो सके, वो भी हम रेफ़र करें। उसके साथ ही हमारे कुछ प्रोजेक्ट जो पेंडिंग पड़े हुए उसके लिए भी हमने रिव्यू किया कि कौन कौन सी स्टेज में हमारे प्रोजेक्ट पड़े हैं ताकि जो वो जहाँ से निकले और वहाँ जाकर वो अप्रूव हो ताकि जो काम हमारा रुका हुआ वो तेज़ी से चल सके। उसके साथ ही हमारे कोर्ट में कितने पेंडिंग केस वो भी जल्दी सेटल हो ताकि कोई भी जो मसला हमारा रुका हुआ है वो तेज़ी से चले और हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में कोई भी मसला पेंडिंग ना रहे। आप देख रहे हैं दिन भर। और चलते चलते ये भी कि वादी कश्मीर में सूरत हाल के दौरान पैलेट का इस्तेमाल और पैलेट के इस्तेमाल पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर जाट आंदोलन था तो पैलेट वहाँ नहीं चला, अगर हरियाणा में आंदोलन था पैलेट वहाँ पे नहीं चला, पटेल आंदोलन था पैलेट वहाँ पे नहीं चला, कश्मीर में पैलेट क्यों? आंदोलन हो सूरत हाल जो भी हो लेकिन पैलेट क्यों? और ये सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब मांगा जा रहा है और ये सवाल अवाम के सवाल हम सरकार तक अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचा रहे हैं। और शेख रशीद त्राल से इनका ताल्लुक़ और इन्होंने भी यही सवाल उठाया। क्या कहते हैं इंजीनियर शेख रशीद जी? सरकार को खुल के कहना चाहिए कि मसले कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका हल ज़रूरी है और लाजमी है।
आप देखिए कि हरियाणा में जाट आंदोलन चला, करोड़ों खरबों रुपए का नुकसान हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई पैलेट गन इस्तेमाल हुआ। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो फिगर्स दिखाए कि वहाँ कितनी कैजुअल्टियाँ हुई। इसके अलावा उन्होंने आंदोलन के दौरान दिल्ली को पानी बंद किया, कई दिनों तक दिल्ली प्यासी रह गई, पानी का हाहाकार होता रहा। मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सा फोर्स वहाँ इस्तेमाल किया, कौन सा पैलेट गन चलाया, कौन सी बम्बार्डमेंट की, कितने लोग मरे। मैं ये जानना चाहता हूँ कश्मीर के लिए क्या एक अलग कानून है और हरियाणा के लिए एक अलग कानून है। शेख रशीद त्राल से इनका ताल्लुक और सवाल पैलेट पे और सवाल पैलेट पे बराबर उठ रहे हैं कि क्यों पैलेट पे उठाए और क्यों पैलेट इस्तेमाल किए जाते हैं और पैलेट के साथ साथ क्यों गोली चलाई जाती है। अगर मॉब कंट्रोल की सूरत जो है पुलिस के पास, फोर्सेस के पास मॉब कंट्रोल की ट्रेनिंग होती है, तो उस तरीके से क्यों इस मॉब्स को कंट्रोल नहीं किया जाता है, ये सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब सरकार से मांगा जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यहाँ आपसे इजाज़त मांगना चाहूँगा। तो आज के दिन भर में अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अगर ऊपर वाले ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिए याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।